नारायण जी, हमारे सभी साथी अधिकारीगण, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे जो अधिशासी अधिकारीगण हैं और जो वर्चुअल मोड पे जुड़े हुए हमारे साथ जो हमारे तमाम मित्र हैं नगर निकायों के, आप सबको बहुत बहुत वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, कुशल हो, कल्याणकारी हो। होकर के टंकियां भरने की व्यवस्था थी। वो भरी हुई टंकियों का पानी हमारे रेलवे के टॉयलेट में आता था, जिसका हम आप उपयोग करते थे। नई चीजें सीखने का प्रयास करते रहना पड़ेगा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपनी डायरेक्टर नेहा को कि उन्होंने इस एक अच्छे वर्कशॉप का आयोजन किया। और इस मौके पर मैं देख रहा हूँ, मेरा 1 साल का मित्रों मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में, मैं अपना अगर सबसे बड़ा कोई योगदान समझ रहा हूँ तो ये है कि हमने स्वच्छता को एक पहला तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल कर दी थी, इससे काम आसान हो गया और 90% काम उन्होंने कर दिया था। हम लोगों को 10% में हम लोगों को अपना हिस्सा बांटना है, 10% ही बचा है हम लोगों के लिए। लेकिन वो जो 10% था उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि इसे हम जन आंदोलन कैसे बनाएं, जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें स्वच्छता में। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक कितने भी आप सफाई मित्र लगा लो, कितने भी ईओ साहब हमारे कितना 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 5 बजे से सफाई कराने लगे, वो पर्याप्त नहीं होगा जब तक जनता उस काम को अपनाएगी नहीं, जनता उसको अपने माथे पे उस काम को नहीं लेगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है पिछले 1 साल के हम लोगों के सबके प्रयास से सफाई या स्वच्छता खास करके नगरों की ये एक जन आंदोलन अब बन चुका है। इस बात का हमें बहुत ही मुझे खुशी हो रही है, बहुत ही मुझे आनंद हो रहा है। आज जो आपने दृश्य देखा, जो महिलाओं को, नारी शक्ति को आज नवरात्रि के पर्व पर, नवरात्रि की शुरुआत में ही हमने जिन्हें सम्मानित किया नारी शक्ति को, उनके योगदान को आप देखिए। इसमें कई लोग ऐसे भी आए थे कि जो दिव्यांग है, जो स्पेशल व्यक्ति है, लेकिन उनका जज्बा देखिए समाज को स्वच्छ, अपने नगरों को स्वच्छ करने का, अपने नगरों को स्वच्छ बनाने का, सबकी मतलब उनकी कम शारीरिक क्षमता होने के बावजूद ये हम सब के लिए कितना बड़ा लेसन है, हम सब के लिए कितना बड़ा, यूं कह लीजिए कि एक तंज भी है हमारे आपके लिए कि भाई अगर इस तरह के लोग, इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के लोग स्वयं चल करके, हमने तो उनको एक कागज दिया है, उस कागज का आप कोई महत्व समझे भी नहीं, कोई चाहे न भी समझे, कुछ नहीं हमने दिया उनको, फिर भी वो समाज की सेवा अपने कम क्षमता वाले शरीर से भी किए जा रहे हैं। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी सीख है मित्रों। और हमें ऐसे वर्कशॉप से यही सब प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, इसमें विशेष रूप से मुझे बताया गया कि पूरे नवरात्रि तक का आप लोगों ने एक अभियान स्वच्छ नवरात्रि का छेड़ा हुआ है। मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छी पहल है। और खास करके गलियों कूचों की, घरों की तो सफाई होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने सामने बैठे हुए, जो वर्चुअल मोड पे बैठे हुए हमारे सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी मित्रों से कहना चाहूंगा कि नवरात्रि के पर्व पर विशेष रूप से जो पूजा स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं, हमारे जो धर्म स्थान होते हैं, वहाँ ज्यादा भीड़ होती है। जो सामान्य रूप से पूरे दिन में जितना कचरा नहीं निकलता होगा, वो शायद 1 घंटे 2 घंटे पे आपको साफ करने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसलिए स्वच्छ नवरात्रि अगर करनी, हमने अभी दिखाया छठ की जो पूजा हुई, स्वच्छ छठ पूजा हमने प्रण लिया था, संकल्प लिया था, और बहुत मायने में वो स्वच्छ होकर के सबने देखा कि इतना प्रभावित होने के बावजूद भी, फूल माला दुनिया भर की चीजें प्रभावित होने के बावजूद भी जो चढ़ाई जाती है छठ की पूजा में, गन्ने का पेड़ है, गन्ने का
पता है, तमाम चीजें वहां डाली जाने के बावजूद भी हमने देखा कि हमारी गोमती नदी हो या अन्य नदियां हो, कितनी स्वच्छ हम कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा लोगों को जागरूक करें, समाज में थोड़ी चेतना हम फैलाने का प्रयास करें, थोड़ा हम एक कदम आगे चल के प्रोएक्टिव होकर के समाज को दिशा देने का प्रयास करें, तो सब कुछ संभव है। इसी समाज में इन्हीं हाथों और पैरों से हमने करके दिखाया है। और आगे भी स्वच्छ नवरात्रि ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि नया वर्ष जो शुरू हो रहा है वो स्वच्छ वर्ष के रूप में हम लोग मनाएं, और हमारा प्रदेश देश के ही नहीं, सारे दुनिया के सभी देशों में ये स्वच्छ और सुंदर प्रदेश बनकर के हुए। अभी हमसे CSC की कुछ आपके प्रोफेशनल लोग हमको मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि आप मंत्री जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अगर स्वच्छता आएगी, सैनिटेशन होगा, यही सवाल था ना आपका, तो देश पे और दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। मैंने कहा कि हम अभी अपनी बात कहने ही वाले हैं, आप वहीं आके सुन लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश देश का 5वां हिस्सा है। उत्तर प्रदेश जो है वो देश का, अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है। इतना ही नहीं, अगर 25 करोड़ की आबादी को हम दुनिया की आबादी के साथ अगर हम वो गणित लगावें तो लगभग 25वें हिस्से की दुनिया की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अगर यहाँ सफाई सुनिश्चित कर दी गई, अगर यहाँ सैनिटेशन सुनिश्चित कर दिया गया, अगर यहाँ वाटर मैनेजमेंट अच्छा कर दिया गया, तो पूरे दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पूरे देश में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बात मैं बार कहता हूँ, आज भी प्रासंगिक है, इसलिए ये कहना आवश्यक था। जहां तक वर्ल्ड वाटर डे की जो बात है, आप जानते हैं कि ये UN द्वारा मनाया जाने वाला दिन है। इस दिन पे मैं देश की, प्रदेश की और पूरे विश्व की सभी संस्थाओं को, सभी लोगों को मैं इस दिन पे शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन भारत का जहां तक दर्शन रहा है, भारत का जहां तक सोच रही है, भारत का जो विचार रहा है, तो ये हम साल में एक दिन पानी की पूजा नहीं करते, हम तो रोज पानी की पूजा करते हैं, और बल्कि सुबह शाम नहाते उठते जागते हम पूजा करते हैं। आप हमारे यहाँ जल जो है वो 5 महाभूतों में से एक महाभूत बोला जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा जो कहते हैं, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, उसी में जल आता है, एक 5वां पंचमहाभूत। इन 5 के बिना पूरी सृष्टि, चाहे हम हो, चाहे आप, चाहे मेज हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे माइक हो, चाहे कैमरा हो, कुछ भी कहा जाता है कि इस पंचमहाभूत के अलावा इनमें कुछ है नहीं, इन्हीं 5 चीजों से बनी है। उन पंचमहाभूतों की पूजा करना, उनका सम्मान करना, ये हमारी दैनंदिनी में है, हमारी रोज की दिनचर्या में है। भारत के लोगों की सुबह हम उठते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, नहाते हैं तो किसको प्रणाम करते हैं? जल को। गंगा से जमुना से गोदावरी सरस्वती बोलते हैं नहीं? तो वो जल के हमारे स्रोत है, ये हम रोज नहाते धोते। अभी नवरात्रि की पूजा हो रही है, आज बहुत से घरों में कलश स्थापित करने की परंपरा है। नवरात्रि में माँ के एक प्रतिबिंब के रूप में, माँ की एक उसके रूप में, पंचायत के रूप में कलश की स्थापना नवरात्रि में की जाती है। कलश के अंदर प्रमुख रूप से क्या होता है? जल होता है। तो जल की पूजा या जल का सम्मान हमारी परंपरा है। हम अगर कहीं संकल्प लेना होता है, कोई शुभ संकल्प लेना होता है, तो और कुछ न मिल रहा हो, चावल न हो, पैसा न हो, फूल न हो, पत्ता न हो, तो पंडित जी लोग कहते हैं कि जल ले लीजिए, जल लेकर के संकल्प कर लीजिए। जल के साथ किया हुआ संकल्प बहुत बड़ा संकल्प माना जाता है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में अगर किसी को श्राप देना हो तो ही जल छिड़क के मुनि ऋषि लोग श्राप देते। तो जल तो हमारी संस्कृति में, रामायण अगर आपने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, भगवान राम ने जब विभीषण का तिलक किया समुद्र के
किनारे, तो कैसे किया? समुद्र के जल से किया। तो जल तो हमारा जो जीवन है, जल ही जीवन जो कहा जाता है, सच में जल को हम अपना जीवन मानते हैं, जल को हम अपना आराध्य मानते हैं, वरुण देव को हम अपना आराध्य मानते हैं, और इसी भावना के साथ हम उसको देखते भी हैं, उसका सम्मान करते हैं। जल का एक और गुण होता है, जल का इतना बड़ा स्थान हमारी सृष्टि में क्यों है? भगवान शिव को अगर चढ़ाना हो तो जल कुछ मत चढ़ाइए, खाली भोलेनाथ को थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। भगवान विष्णु, ऐसा कहा जाता है कि सागर में ही निवास करते हैं। तो ये जल का जो कॉन्सेप्ट है, उसका वो महत्व इसलिए है, दुनिया के लोग इस दर्शन को शायद समझने में उनको समय लगेगा, लेकिन हमारा जो दर्शन है जल संचय का, जल के संवर्धन का, जल के सिंचन का, वो बहुत पुराना है। और हमें खाली अपनी पुरानी चीजों को याद कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। हमें और कहीं सीखने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास तो धरोहर है, हमारे पास तो सीख है, जिसके चलते हम पूरे विश्व को पर्यावरण का पाठ पढ़ा सकते हैं, जल के संवर्धन का, जल के सिंचन का, हम कंजर्वेशन का हम पाठ पढ़ा सकते हैं। इतनी हमारी जल का एक और जो स्वभाव मैं बता रहा था, जल का एक बहुत बड़ा जो स्वभाव होता है, इसीलिए उसको अमृत की भी परिभाषा दी गई। खाली इसलिए नहीं कि जल नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, नहीं। वायु शायद ज्यादा आवश्यक है जीने के लिए, जल तो फिर भी आप घंटा 2 घंटा थोड़ी प्यास लगी हो तो चल जाता है, वायु के बिना तो आप कुछ मिनट भी नहीं चल पाते। फिर भी जल को जीवन क्यों कहा गया? इसलिए कि जल के अंदर जो गुण होते हैं, जल में जो तरलता होती है, मृदुलता होती है, सरलता जो होती है, जिस घड़े में रख दो उसी का आकार ले लेता है। ले लेता है कि नहीं ले लेता है? जहां पत्थर, घोड़ा, पेड़ उसके रास्ते में आता है, बगल से रास्ता करके निकल जाता है, उससे लड़ाई नहीं करता है। तो इसलिए जल जो है महादेव को चढ़ाया जाता है। इसलिए नहीं तो हम बड़ा आसान था, मुनि ऋषि हमको कह दिए होते कि आप हवा फूंक दीजिए अपने मुंह से, हो गया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो गया। लेकिन जल कहा गया है। तो जल का ये जो गुण है, जल की जो क्वालिटीज है, इसीलिए उसको अमृत तक की, अमृत की अगर कोई कल्पना करता है तो कैसे करता है? जल की ही तो कल्पना करता है। तो हमारे संस्कृति में जल का बड़ा महत्व रहा है। इसीलिए समस्या ये हुई है, क्यों ये वर्ल्ड वाटर डे मनाना, क्यों ये सभाएं करना, क्यों ये वर्कशॉप करना आवश्यक बना है आज के जमाने में? इसलिए ये सब कुछ जानते हुए कि हमारा जल की जो राशि है, जल का जो हमारा पूरा टोटल रिसोर्स है वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए, कहने के लिए तो हम 3/4 पूरी सृष्टि का जल ही है, लेकिन बहुत कम जल है हमारे पास जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। और वो जल जो है धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। आप जमीन के अंदर की बात करें तो जल का स्तर जो है नीचे जाता जा रहा है। नदियों के जल की बात करें तो नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। बरसात का अगर जल की बात करें तो हम उसका अच्छे से संचय नहीं कर पा रहे हैं। हमारे खेतों में जो तालाब थे, जो सरोवर थे, वो लुप्त होते जा रहे हैं। जल का संचय जो होना चाहिए था कि तालाब में पानी इकट्ठा हो, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट हो, जमीन में जाए, उस जो पानी वहां इकट्ठा होता है उसका वाष्पीकरण होकर के बादल बने, बादल से फिर बरसात। ये जो साइकिल थी ये टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए ऐसे दिनों को, वर्ल्ड वाटर डे जैसे अवसरों को मनाने का, समझने का, ऐसे सुनीता नारायण जी और हमारे जो मंच पे जो लोग, जो जानकार लोग हैं, उनको सुनने का इसीलिए आवश्यकता बनती है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार, हमारा सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम उसको अपने आचरण में उतारने में हम लापरवाही कर देते हैं। कई बार हमने देखा है, घरों में भी देखा है, गलियों में, सड़कों पे भी देखा है, चलते जाते हैं आप, लेकिन पानी का टैप जो है वो खुला रहता है, पानी गिरता रहता है, कोई उपयोग नहीं कर रहा है, फिर भी पानी बहा जा रहा है, पानी गिरा जा रहा है। उसके कितने दुष्परिणाम है? एक तो पानी का खुद का उसकी राशि को आप क्षय कर रहे हो, उसका जो क्वांटम है उसको आप कहीं कहीं बर्बाद कर रहे हो, अनावश्यक आप बहाए जा रहे हो। जो भी टंकी में पानी इकट्ठा होगा वो 2 घंटे में, 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होगी, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ उसका जो दूसरा आज का जो हमारे
वर्कशॉप का जो थीम है, पानी और सैनिटेशन। पानी जब एक्स्ट्रा गिरेगा, पानी जब एक्स्ट्रा फैलेगा गलियों पे, सड़कों पे, तो कितना नुकसान करता है इसका प्रत्यक्ष आप रोज अपने जीवन में आप उदाहरण देखते हैं। वही पानी सड़कों पे जाएगा, सड़क नई नई बनी हुई सड़कें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। वही पानी आपके गलियों में फैलेगा, उस पानी के फैलने से वहाँ जो सॉलिड वेस्ट होगा वो उसमें मिक्स होगा। सॉलिड वेस्ट मिक्स होने के बाद मच्छर का, मक्खी का और ऐसी गंदगी का वो केंद्र बनेगा, वो जो है वो जनक बनेगा। ऐसे जो तो पानी का बहना या पानी को नियंत्रित मैनेज अच्छे ढंग से मैनेज न करना कितनी बड़ी समस्या का समाज में कारण है, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ऐसे वर्कशॉप की आवश्यकता पड़ती है। जल संचय हम जितना कर सके, घरों में जो छत पे पानी गिरता है उसका, जो खेतों में तालाबों में पानी गिरता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में थोड़ा सूखा प्रदेश है, आप जानते ही हैं। मैंने उनके पास से जल संचय के बारे में इतना सीखा है कि उसके अलग से हम एक पूरा वर्कशॉप उसके बारे में हम कर सकते हैं। उन्होंने खेत तलावड़ी, हमें भी शुरू में हमने सुना तो बड़ी हंसी आई कि अभी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बात करने लगे खेत तलावड़ी की, चेक डैम की, फिर वो टेरेस बंद की। इस तरह से उन्होंने गुजरात जैसे सूखे हुए प्रदेश को हरियाला बनाया, हरा भरा बनाया, पानी में बल्कि समृद्ध बनाया। उसके पीछे छोटे छोटे उपाय उन्होंने कैंपेन की गोली बंद की। भाई हर घर में सीमेंट की गोलियां पड़ी होती है, उसको उसमें आप मिट्टी भर के, बालू भर के, रेती भर के आप पानी का जो स्रोत है, पानी का जो नाला है, बरसात के दिनों में उसको रख दीजिए। महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना कम से कम रुकेगा पानी। बोरी बंद जो है वो उसको रोक के रखेगा, तब तक आपकी फसल हो जाएगी, तब तक कुछ पानी नीचे जाकर के परकोलेट हो जाएगा, पानी का असर बढ़ेगा। वहां से शुरू करके उन्होंने सभी किसानों को कहा कि भाई आप अपनी, उन्होंने कहने का तरीका उनका इतना बढ़िया होता है, कहा कि आप खेत में खाद डालते हो, बीज डालते हो, तो क्या आपको पानी नहीं डालना चाहिए खेत में? तो सबकी बात समझ में आएगी, हाँ पानी की आवश्यकता तो पड़ती है, पानी हम खेत में, तो उन्होंने कहा वो पानी आप अपने खेत में ही उपजा सकते हो, कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। तो ये हुआ कैसे? तो खेत तालाबी बनाइए अपने आप। 1 हेक्टेयर का खेत है, 2 हेक्टेयर का आपका फार्म है, उसी के एक कोने में, एक किनारे में आप एक छोटी सी तालाबी बना दीजिए, छोटी सी हल्की सी जमीन को नीचा करके जल के संग्रह के लिए आप व्यवस्था कर दीजिए। आपका अपना भी खेत का सिंचाई होगा, पानी का स्तर भी, पानी का परकोलेशन भी होगा, और आपके पशुओं के लिए, उनके लिए पीने की भी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे ऐसे उपाय जो है पानी के, छोटे छोटे उपाय पानी जल संग्रह के हमें करने होंगे। नहीं तो इसमें कोई शंका नहीं है कि जल, अब लोग कहते हैं कि पहले लड़ाइयां जमीन के लिए होती थी, कुछ लोग कहते हैं पेट्रोल डीजल के लिए होगी, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि लड़ाई पानी के लिए होगी दुनिया में। तो पानी जो है इतना स्केर्स होता जा रहा है, हम सब उसके प्रति अपने जो दायित्व है अपनी, और भारतीय परंपरा में तो जैसा मैंने कहा कि हमें इतना कुछ सिखाया गया है, कहीं और सीखने की, जाने की आवश्यकता नहीं। कई बार हाँ ये जरूर है कि हम उसमें आधुनिकता ला करके हमारी जो सांस्कृतिक जो सीख है, जो हमें कहा गया है, उसमें हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को अगर जोड़ दें तो वो उसी दिशा में हमारा बहुत एक लीप फ्रॉगिंग हमारी हो जाती है, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। वो कैसे? जैसे मैंने कहा कि जल बचाना चाहिए, जहाँ जितना आवश्यक हो वहाँ उतना ही बहे। पहले हम क्योंकि गांव से आते हैं, मैंने देखा है कि गन्ने की खेती हो या धान की खेती हो या किसी भी अन्य फसल की खेती हो, पानी पूरा बहा करके ऐसा लगता था कि जितना ही पानी भरा रहेगा खेत में उतनी ही अच्छी फसल होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वैज्ञानिक लोग ऐसे कहते हैं पानी आवश्यक है धान के लिए, धान हो या गन्ना हो या ऐसी अन्य तमाम फसलें हैं, लेकिन उतना ही आवश्यक है जितना उसको फसल को जरूरत है। पूरा भरे रहने की और महीनों या हफ्तों भरे रहने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें अगर उस पानी को बचाना है, उस पानी का हमें और पुनः उपयोग करना है, तो आज आधुनिक टेक्नोलॉजी ने, वैज्ञानिकों की सोच ने, हमारे टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं
सुनीता नारायण जैसे जो लोग समझने, सोचने वाले, गाइड करने वाले, दिशा देने वाले लोग जो है, उन्होंने ऐसी तरकीबें इजाद किया है कि हम उस पानी को बचा सकते हैं, फसल भी अच्छी होगी, पानी भी बचेगा। क्या है? ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, ये आधुनिक तकनीकी के हमारे पास संसाधन है, जिनका अगर हम उपयोग करेंगे तो उस पानी को हम पूरी फसल, अच्छी पैदावार, अच्छा उत्पादन करने के साथ साथ हम उस पानी को हम बचत भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी पुरानी मान्यताएं, पुरानी सीख और आधुनिक टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए मित्रों, हमें जल संचय हो या अन्य इस तरह के कार्य हो, उन्हें करते रहना पड़ेगा। आज के दिन पर इस वर्कशॉप को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि हम सब के लिए ये एक बहुत ही दिशा सूचक ये वर्कशॉप 2 दिन का रहा होगा। इसके साथ ही हमारा नगर विकास विभाग का जो सैनिटेशन का काम है, ये भी निरंतर चिंता करने वाला काम है मित्रों। इसके लिए भी हमें बाहर से कहीं सीखने जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं सौभाग्य से, जिसके बारे में बहुत सारी संज्ञाएं, बहुत सारे विशेषण हमारे देश के लिए दिए गए हैं। कुछ लोगों ने बदनाम करने की बीच में कोशिश किया है, गलत विशेषण, गलत संज्ञाएं दे करके, लेकिन वास्तविक जो हमारा जो स्वरूप रहा है भारत का, वो स्वरूप रहा है गायत्री देवा के गीत गानी, धन्यासुते भारत भूमि भागे। देवता भी भारत भूमि भाग पे जन्म लेने के लिए तरसते, ऐसी हमारी व्याख्या है। और उस व्याख्या में चाहे आर्थिक संपन्नता हो, आर्थिक प्रगति हो, समाज की संरचना हो या सुंदरीकरण हो, हमारे जो पुरानी जो परंपराएं रही है, उससे सुंदर कहीं कुछ हो नहीं सकता। इतना हमारा सुंदर देश, इतना सुगम्य, इतना जो सोने की चिड़िया जो कही जाती थी, वो ऐसे ही नहीं कही जाती। तो हम तो ऐसी एक परंपरा के वाहक रहे हैं कि जहाँ सुंदरता, स्वच्छता, गांधी जी ने भी यही बात कही थी, भाई स्वच्छता जो है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण काम ये स्वच्छता है। अगर हम स्वच्छ रहना सीख लेंगे, बाकी चीजें अपने आप, प्रगति, आर्थिक प्रगति हो या अन्य चीजें हो, राजनीतिक चैतन्यता हो, वो सब कुछ अपने आप आ जाएगी। ऐसी गांधी जी की स्वयं की सोच थी। तो इसलिए स्वच्छता परमो धर्म में आजकल मैं अक्सर अपने इसमें कहता हूँ, स्वच्छता को हमें अपना परम धर्म बनाना पड़ेगा। स्वच्छता को हमें जन जन तक ले जाना पड़ेगा, चेतना पहुंचानी पड़ेगी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। मैं बहुत गर्व के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मेरे नगर विकास मंत्री के रूप में मुझे लगभग अब 1 साल का मेरा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। मैं जिस समय से मैंने विभाग का दायित्व संभाला, उसी दिन से मैं इस बात का आग्रह कर चुका हूँ। इसी हाल में कई बार हम लोग मिल चुके हैं और जो तमाम हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तमाम अन्य साधनों से हम आपको दिन रात चैतन्य बनाने का प्रयास करते हैं, स्वच्छता के प्रति सजगता लाने का प्रयास करते रहते हैं। सुबह 5 बजे से उठ करके अभी हमारे असलम और हमारी नेहा जी बात कर रहे थे, हम लोग श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे कि सुबह 5 बजे से हमारा DCCC जो काम करना शुरू करता है, तो 5 बजे आकर के DCCC में बैठने के लिए उनका करना था। अभी आधे घंटे पहले की बात है कि साहब हमको 4 बजे जग जाना पड़ता है। 4 बजे जग करके अपने तैयार होते हैं, तब 5 बजे हम अपने ऑफिस में आकर के इस DCCC की व्यवस्था में बैठ पाते हैं। तो आप सब ने, अधिशासी अधिकारियों ने, अपने कर्मचारियों ने, सफाई कर्मियों ने, अभी जाड़े का सीजन गया, जाड़े के सीजन में देखता था महिला सफाई कर्मी की 5:30 बजे से तो हमें फोटो मिलने लगती थी यहाँ DCCC के मार्फत। उस दिन की कोहरे में चेहरा नहीं दिखाई देता था, अच्छे से फोटो में उस महिला की या पुरुष की पिक्चर पूरी नहीं दिखाई देती थी। ऐसे फोटो इतना घने कोहरे में भी हमारे सफाई कर्मचारी गलियों में और सड़कों पे निकल करके सफाई करते थे। और मित्रों, आप सबको बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है, बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरा देश और दुनिया आपके इस प्रयास को, आपके इस
आपके पुरुषार्थ को की प्रशंसा कर रहा है, उसकी नोटिस दे रहा है। और जो उत्तर प्रदेश के सैनिटेशन के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में फर्क आया है, उसकी पूरी देश और दुनिया में उसकी चर्चा है। अभी आपने देखा होगा, आप में से कई लोग इसके स्वयं साक्षी भी बने होंगे कि G20 की मीटिंग हुई, उसी के साथ हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई। पूरी दुनिया के लोग हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे थे। आगरा में हो गई, लखनऊ में हो गई, इन दोनों जगहों पे आने वाले लोगों ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हमें दिया है, जिस प्रकार का फीडबैक हमें दिया है, सच में अपना सिर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है। उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि ऐसी सफाई, ऐसे सुंदर शहर दुनिया में बहुत कम देखे, दुनिया के लेवल का ये सुंदरता आगरा की और लखनऊ की दिखाई दे रही। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारे भारत सरकार के जो हमारे मित्र जो अधिकारी सेक्रेटरी लेवल के लोग जो आए थे, जो मीटिंगों का जो संचालन या कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश ने भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। इतनी ज्यादा आपको इस कार्य को। तो आपने जो 1 वर्ष से तपस्या किया है, आपने 1 साल से जो पुरुषार्थ किया है, उसका परिणाम मित्रों दिखने लगा है। आप सब उसके लिए बधाई के पात्र हैं, आप सब उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। इसमें मैं अपने कर्मचारी सफाई कर्मियों के संगठनों का भी मैं खास उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने जो सफाई कर्मचारियों के या नगर निकायों के नगर विकास से जुड़े हुए जो कर्मचारियों के जो संगठन है, उन्होंने भी इस कार्य में बहुत पॉजिटिव योगदान दिया है। हमेशा एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखने का उन्होंने प्रयास किया है। मैं उनका भी इस अवसर पे मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। मित्रों, देखिए, जब अच्छा काम होता है तो उसका सबसे बड़ा पारितोषिक ये होता है, सबसे बड़ा इनाम ये होता है, क्या होता है? और काम दे देना है उस व्यक्ति को। मान लीजिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप छोटे निकाय में हैं, आपको बड़े निकाय में रख दिया गया, बड़ा काम बढ़ा दिया गया आपका, आप उससे और अच्छा किया, आपको और बड़े निकाय में रख दिया गया। तो कुल मिला के, और ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। भाई, हमारे पास और तो कुछ आप लोगों को देने के लिए है नहीं, हाँ, हम आपका काम बढ़ा सकते हैं। तो काम जब अच्छा होता है तो उसका सबसे बड़ा पारितोषिक, सबसे बड़ा आनंद ये होता है कि काम बढ़ जाता है। अब देखिए, अब जो लोगों की उम्मीदें हमसे, आपसे, सफाई कर्मियों से, सफाई हमारे नगर निकाय के व्यवस्थापकों से, वो ये है कि कहीं एक दिन का भी गिरा हुआ नहीं दिखना चाहिए। कहीं एक, जैसा नया ने अभी कुछ दिन पहले का अभियान शुरू किया है कि कहीं एक भी पान की पिचकारी नहीं, पिचकारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसी से आया है। तो पान थूकने का एक भी निशानी ऐसी हमारे शहर में, हमारे नगर में, हमारी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, लोग आकर के इतनी गंदगी करके जाते हैं। हम अस्पताल की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, सरकारी दफ्तरों की बात करें, सचिवालय की बात करें, पान खाने वाले लोगों से इतनी गंदगी होती है। उनका कपड़ा उनका चकाचक होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, पूरा सेंट मारे होते हैं, लेकिन ऐसी जगह थूकेंगे कि आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते, उस गंदगी को आप देखे बिना रह नहीं सकते। ऐसी जगहों को पवित्र करके जाते हैं। तो हमारा अब अगला चरण, हमारा अगला जो स्टेज है या फेज है सफाई के कार्य का, मैंने पिछले 3 महीने से 100 दिन पहले मैंने ऑलरेडी कहा था, जब G20 और GIS की बातें चल रही थी, उन्हीं दिनों हमने कहा था कि भाई हमें वैश्विक नगर बनाने हैं, हमें अपने नगरों को गुड टू ग्रेट बनाना है, हमें अपने नगरों को श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने नगरों को ग्लोबल बेंचमार्किंग करनी है। अब हम यहाँ की लोकल बेंचमार्किंग में चिंता न करें, वो हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। हमें अब ग्लोबल बेंचमार्किंग करनी है, अपने को G सिटीज बनानी है, ग्लोबल सिटीज बनानी है। लेकिन उसके लिए हमने अभी तक बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, प्रशंसा का पात्र है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अब हमें अपने नगरों का सुशोभन, अपने नगरों के सुंदरीकरण में सफाई तो बड़ी मिनिमम, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा है कि सफाई, दैनिक सफाई जो है वो तो किसी मानव शरीर पे कपड़े जैसा है, क्या बिना कपड़ा पहने बाहर निकल ही नहीं सकते, इस तरह की बात है। सफाई के बिना चल ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद हम गहने पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो अब सुशोभन, वो श्रृंगार जो है
वो अभी करना बाकी है अपने नगरों का। और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, वो श्रृंगार कब होगा? जब हमारा एक एक चौराहा जो है सुंदर दिखेगा, एक एक हमारा तालाब जो है उसको हम अमृत सरोवर जब बना लेंगे तब हमारा नगरों का सुशोभन होगा। अभी हमें कुछ दिन पहले, हम पहले भी ये बात मैं कह चुका हूँ और इस समय ज्यादा प्रासंगिक है कि हर नगर निकाय में, म्यूनिसिपलिटी हो, नगर पंचायत हो या इधर नगर निगम हो, कि वहां आप देखोगे तो 6-6 महीने पुरानी होर्डिंग कोई महानुभाव के बारे में लिखा गया होगा कि फलाना का हम इस नगर में स्वागत करते हैं। वो महानुभाव आ भी गए होंगे, चले भी गए होंगे, उसके बाद 50 और नगरों में जा चुके होंगे, लेकिन वो होर्डिंग जो है वहां से हटती नहीं। किसका काम है? वो होर्डिंग हटाना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए हमें चौराहों का सुंदरीकरण, गलियों कूचों का रखरखाव, सुंदरीकरण, पानी जन्य, जो मैं बता रहा था कि पानी फालतू जो गिरता है, पानी का नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ में वो मच्छर भी पैदा करता है, डेंगू होता है उसके चलते, मलेरिया होती है उसके चलते। ऐसी जगहों का की सफाई, ऐसे जो गंदगी के जो स्रोत है, पानी निकलने का जो स्रोत है, उसको बंद करने के उपाय, नालियों की सफाई, नालाओं की सफाई। अब कुछ दिन बाद फिर से बरसात का सीजन आ जाएगा, उसकी हमें एडवांस तैयारी। हमने अमृत सरोवर का जो अभियान चलाया था, काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे स्वयं उससे संतुष्टि नहीं है। अभी हम उसमें बहुत कुछ हमें करना बाकी है, और वो इसलिए भी बाकी है जो आज का थीम जो का आधा भाग जो है जल संचय, वाटर कंजर्वेशन या वाटर फॉर ऑल या वर्ल्ड वाटर डे का जो संदेश है, इसलिए भी वो आवश्यक है तालाब बनाना। क्योंकि जब तक हम पानी का परफोरेशन नहीं करेंगे, पानी का नीचे जमीन में नहीं जाएगा, तब तक पानी का कोई अनंत हमारे पास स्रोत नहीं है कि हम जब तक चाहे पीढ़ियों, और हम क्या अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या छोड़ के जा रहे हैं, उसकी भी चिंता हमें करनी चाहिए। इस दृष्टि से भी अमृत सरोवर वाला जो काम, कई बहुत अच्छे काम हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में अमृत सरोवर बने हैं, कई 100 बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, देखने लायक बने हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि कम से कम हर निकाय में 2-5 इस तरह के तालाब क्यों नहीं बन सकते? बहुत सामान्य वाटर बॉडी तो है ही, उसको थोड़ा खुदाई करनी है, थोड़ी सफाई करनी है, उसमें लोग जो ला करके कूड़ा कचरा जो डालते हैं, फेंकते हैं, उसको हमें साफ करके और थोड़ा व्यवस्थित कर देना है, बस इतना ही काम है। अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ और ज्यादा पर्यटन की संभावनाएं है, तो थोड़ा और सुंदर कर दीजिए, उसका एक वाटर फ्रंट बना दीजिए, लाइट लगवा दीजिए, 26 जनवरी 15 अगस्त को ध्वजारोहण की व्यवस्था कर दीजिए। तो ये सब काम अभी हमें करने बाकी है। बहुत सी जगह पे बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। हमारी राजधानी कोई देख लीजिए या अन्य तमाम नगर है, सभी निकायों में आप सब प्रशासकीय अधिकारियों ने अपने अपने ढंग से, मैं तो देख रहा हूँ कि कई लोगों ने ऐसी निशानियां बना दी है, मैंने पहले आपको कहा भी था कि आप ऐसा कुछ छोड़ के जाओ उस नगर में कि उस नगर के लोग आपको हमेशा जब भी वहां जाए तो याद करें कि ये फलाना साहब के टाइम पे ये सेल्फी पॉइंट बना था, फलाना साहब के टाइम पे पार्क बना था, फलाना साहब के टाइम पे ये अमृत सरोवर बनाया गया था। इस तरह की आप अपनी यादें, भले वहां से ट्रांसफर हो जाए, लेकिन अपनी यादें आप उस नगर में, उस शहर में छोड़ के जाए। और उस दिशा में हमें जो ये वर्ष, जो नया वर्ष शुरू हो रहा है, एक तरह से वित्तीय वर्ष भी नया शुरू हो रहा है, हमारा जो पौराणिक जो वर्ष है वो भी नया शुरू हो रहा है। तो इस अवसर पे माँ अम्बा को प्रणाम करते हुए, शक्ति उनसे लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, हम सब ये प्रण लें कि हम उत्तर प्रदेश के नगरों को हमेशा हमेशा के लिए बदल करके रख देंगे। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण का भी समय आ गया है, समय शुरू हो रहा है। उसमें भी एक तो मैंने अभी तक जो बात किया वो ये किया कि आपको काम अभी करना बाकी है। बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, समाज को इन्वॉल्व करना बाकी है। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि हमारे नगरों में जो पब्लिक टॉयलेट्स, ये यही हम बोल रहे हैं कि गुड टू ग्रेट जो हमें काम करना है वो इन्हीं दिशाओं में करना है। चौराहों का सुंदरीकरण, तालाबों का सुंदरीकरण, हमारे जो टॉयलेट होते हैं, जाने का मन नहीं करता है। अगर पब्लिक टॉयलेट है
भले सामने दिख रहा है लेकिन फिर भी आप अवॉइड करते हैं कि नहीं चलो हम घर पहुंच करके ही अपना काम करेंगे, रिलैक्स होंगे। क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं लोग जाना चाहते हैं? इसलिए कि आपके मन में पहले से ये बात घुसी हुई है कि इससे गंदी जगह कोई हो ही नहीं सकती। ये सबसे गंदा शहर में अगर कोई स्थान है तो हमारे निकाय का या हमारे बस स्टेशन का या रेलवे स्टेशन का या अस्पताल का जो टॉयलेट होता है वो है सबसे गंदी जगह। इस धारणा को, इस परिस्थिति को हमें बदलना है। मंदिरों के अगल बगल, जो हमारे धार्मिक स्थानों के अगल बगल, जो उनके ट्रस्ट के, उनके हमारे नगर पालिका से संचालित जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं, उनकी हालत देख लीजिए, जाने का मन नहीं करता। अगर आप चले गए तो आपका पूरा दिन आपकी मेमोरी में रहेगा और गंदगी और आपका पूरा दिन के लिए आपका मिजाज बिगड़ जाता है। तो इस परिस्थिति से भी हमें अपने नगरों को निकालना है, हमें अपने समाज को निकालना है। तो इस दिशा में हम आने वाले वर्ष में कमर कस करके अपने जो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम कोई समाज पे एहसान भी नहीं कर रहे हैं, समाज की हमसे ये उम्मीद है, हमें उस उम्मीद पे खड़ा उतरना है। हमें पूरा, और जहां तक आप लोगों को वर्किंग एनवायरनमेंट देने की बात है, वर्क कल्चर की बात है, हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से, हमारे निदेशालय की तरफ से कहीं कोई कमी हो तो आके हमें बताइए। हम आपको अगर किसी और काम के लिए परेशान कर रहे हो तो आकर के हमको बताइए। इतना ही नहीं, जो लोग आपको परेशान करते थे उनसे भी हम आपको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां तक संभव होता है, जहां तक जानकारी हमको मिलती है। तो इसकी किसी भी चीज की चिंता किए बिना आप सिर्फ अपने कर्तव्य पे, और कर्तव्य यही है कि जल का संचय हो आपके नगर में, पानी सबको मिले। गर्मी का सीजन आ रहा है, हमें इस बात की बड़ी वो रखनी पड़ेगी, पानी की सप्लाई में कहीं सबसे बड़ी आवश्यकता तो वही है। आदमी जिएगा तब बाकी बातें सोचेगा, इसलिए जल का आपूर्ति जो है, सप्लाई जो है, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। आने वाले दिनों में वो भी एक चैलेंज आएगा। आपके पास बहुत से निकाय हैं, खास करके हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो निकाय है उनमें विशेष रूप से चैलेंज रहता है, उसको भी आप देखिए। साथ ही जल का दुर्व्यय न हो, ये भी आपको देखना होगा। जल के चलते जो रोग और मच्छर और मलेरिया जैसे जो समस्याएं, पानी जनित जो अन्य रोग होते हैं, काला तक की जो समस्याएं पैदा होती हैं, वो भी आपको देखना है। सैनिटेशन का जो विषय है उसे अब हमें अंतिम कड़ी तक ले ही जाना पड़ेगा। उसी कड़ी में माननीय सुनीता नारायण जी ने जो ये पहल किया है, हम लोगों को जो एक मार्ग दिखाया है FSTP की, वो एक बहुत ही उत्कृष्ट पहल है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। आज कुछ जगहों पे जिनकी शुरुआत हुई है उनके भी लॉन्ग टर्म रख रखाव की व्यवस्था हमें अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज शुरू कर देना ही पर्याप्त नहीं होता है। उसका ये चीज ऐसी है कि समयान्तर पे उसका मेंटेनेंस, उसका जो आपको वर्कशॉप में बताया गया होगा कि उसका कैसे आप बाकी जो करते हैं वो कैसे करेंगे, इन सारी विषयों पे एक चीज और मेरे मन में बहुत ज्यादा है। शायद आप लोग उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है। कई लोगों ने आकर के हमसे कहा कि साहब आप पूरे नगर में, शहर में ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम सब कुछ साफ रखेंगे या रखवाएंगे। ये जो अस्पतालों के जो टॉयलेट है या बस स्टेशन के टॉयलेट है, उसका कौन जिम्मेदार है? तो स्वाभाविक उत्तर तो यही है कि हम जिम्मेदार नहीं है। आसान उत्तर तो यही है, हम कह सकते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है, या हमारा विकास, हमारा नगर विकास विभाग जिम्मेदार नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें उसकी सफाई नहीं करनी चाहिए? हमें आपको ही, हमारे ही बच्चों को, हमारे ही रिश्तेदारों को उस बस स्टेशन से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे ही लोग बीमार पड़ते हैं तो अस्पतालों में जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने बाहों को थोड़ा और फैलाते हुए हमें उसकी भी चिंता कर लेनी चाहिए। आपके नगर निकाय में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कोई सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, कोई बस स्टेशन है छोटा सा, क्योंकि बस स्टेशन की मैं व्यवस्था में जानता हूँ। मेरा संयोग से मेरा बचपन बस स्टेशन पे गुजरा है, हमारे पिताजी रोडवेज में काम करते थे, तो मैंने देखा कितनी गंदगी वहां के टॉयलेट में होती थी। अपना कर्तव्य है तो उसको भी साफ रखिए। तभी आपका पूरा शहर को साफ रखने की या ग्लोबल सिटी बनाने की, वैश्विक नगर बनाने की जो हमारी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, स्वच्छ भारत बनाने की, जो स्वच्छ प्रदेश बनाने की जो मंशा है, वो तभी पूरी होगी जब हमारा नगर के साथ एक एक उसके जो आयाम है उन सब जगह पे स्वच्छता सुंदरता के साथ
उस नगर में आने वाले एक एक अस्पताल, एक एक स्कूल का टॉयलेट, स्कूलों के टॉयलेट, 4 शिक्षक होते हैं, उनके बेचारों के पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्या हम लोग कम से कम रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार उसकी सफाई नहीं करवा सकते? कराना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ के लोग जो है जरूरत पड़ने को अस्पतालों में जाते हैं। तो हम सभी अधिशासी अधिकारियों से मैं आशा रखता हूँ कि थोड़ा आप अपने काम को थोड़ा अगले पायदान पर हम ले जाएं। मंदिरों के अगल बगल विशेष रूप से मैंने जैसा कहा नवरात्रि के और पर्व में विशेष रूप से आप स्वच्छता रखावे। पब्लिक टॉयलेट्स से हमारी इमेज बिगड़ती है, हमारे जैसे सरकारी संस्थान है यहाँ गंदगी से हमारी इमेज बिगड़ती है, हमारे नगर की व्यवस्थापन की। वहाँ सामान्य आदमी ये नहीं सोचता है कि ये विभाग किसका है, ये विभाग किस मंत्री का है और ये विभाग किस अधिकारी का है। नहीं, उसको तो लगता है गंदगी है मतलब सरकार विफल है। तो ये इंप्रेशन हमें नहीं देना है, हमें अपने नगरों को। और दूसरा की जो पहल हुई है, फिर से 75 घंटों का जो अभियान चला था या वो अभियान अभी कंटिन्यू कर रहा है, इतने अच्छे उसके परिणाम आए हैं। जो लोग बरसों से मोहल्लों की पहचान बन गई थी, घरों के का वो कूड़ा का ढेर जो है वो घरों का एड्रेस बन गया था। यहाँ से दाएं वहां से बाएं जाइएगा, वहां कूड़ा का ढेर मिलेगा, वही हमारा घर है। ऐसे लोग अपने घर का एड्रेस बताने लगे थे। उन कूड़े के ढेरों को आप लोगों ने साफ किया है, हजारों हजार की संख्या में, 4000 5000। लेकिन अब फिर से आपने जो सफाई की, आपने जो घंटों वहां ला करके जो गंदगी और जो दुर्गंध झेली है, फिर से वहां गंदगी न हो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम वहां उसको कुछ समाज के लिए उपयोगी चीज बना करके हम छोड़ करके जाए, कहीं हम सेल्फी पॉइंट बनावे, कहीं पार्क बनावे, कहीं बगीचा बनावे। ये बातें मैं एक ही बात बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि वही कि हमें मालूम है कि जल महत्वपूर्ण है, फिर भी हम उसका अपडेट करते हैं। हमें मालूम है कि स्वच्छता रखनी है, फिर भी हम रिपीट कर जाते हैं। इसलिए बात बार हम आपको रिपीट करते हैं और आप भी जन सामान्य में भी ये संदेश बार रिपीट करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। मित्रों, लोगों को थोड़ा घरों से कचरा निकालने की बात मैं मुझे जहां भी मौका मिलता है, आपके बीच ही नहीं, सैनिटेशन के कर्मचारी अधिकारी के बीच में नहीं, मैं अपने पब्लिक स्पीच में, अन्य राजनीतिक या अन्य भाषणों में भी कहता हूँ कि भाई हमारा सफाई कर्मचारी 5 बजे से उठ करके 8 बजे के बीच सफाई करता है। तो क्या आप अपना कूड़ा उसके रूटीन के हिसाब से नहीं निकाल सकते? अगर आपकी गली में सफाई करने वाला हमारा सफाई कर्मी या सफाई करने वाली बहन जो है, वो अगर मान लीजिए 6 बजे उसका रूटीन है, 6 बजे आती है, तो क्या आप 6:45 बजे अपना कूड़ा बाहर नहीं निकाल सकते? लेकिन आप निकालोगे 6:30 बजे, जब वो सफाई करके चली जाएगी तब आप महानुभाव ला करके कूड़ा जो है अपनी उस साफ की हुई सड़क पे आप डालते हो। तो ये एजुकेट करने का, मित्रों, एजुकेशन भी समाज का स्वभाव बदलने में, समाज का रुख बदलने में, समाज का वो जो मूड होता है वो बदलने में हमें एजुकेशन में भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो गाड़ियां चलती हैं उनका सदुपयोग हो, अच्छी मैसेजिंग हो, इस तरह के हमें प्रयास हमेशा करते रहने पड़ेंगे। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, ये जो FSTP बने हैं उसमें मनुष्य का और मशीन का, दोनों का बहुत उपयोग है, बहुत आवश्यक। सफाई के तमाम ये एक उदाहरण है, लेकिन चाहे वो रोड की स्वीपिंग हो, चाहे पानी से जेट से पानी का जेट करके कहीं आप धुलाई करते हो, सड़कों की, उनके डिवाइडर्स की, ऐसे तमाम, मैंने जैसा कहा कि हमारी पुरानी सोच और आधुनिक तकनीक, हमारी पुरानी व्यवस्था, हमारा मानव शरीर, मानव बल, मानव पुरुषार्थ और मशीन और टेक्नोलॉजी, जब दोनों का सम्मिश्रण होता है तो उस चीज का परिणाम 1000 गुना मिलता है, उसका मेनी फोल्ड उसके रिजल्ट आते हैं। और मैं ये बात भी बार कह रहा हूँ, अभी भी बहुत से निकायों में काम हो रहा है, मशीनों का उपयोग हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से निकायों में मैं देख रहा हूँ कि आपका ट्रैक्टर है, ट्राली है, आपकी सफाई करने की मशीन है, ऐसी पड़ी हुई है, जंग खा रही है, उसको कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अब कभी किसी भी निकाय में आऊंगा तो मैं आपके वर्कशॉप की भी विजिट करना मैं शुरू करूंगा, क्योंकि वर्कशॉप देखने के बाद या आप जहां भी आपका साधन सामान जहां भी आपका पड़ा रहता होगा, उस और मैं सभी अधिकारियों से निवेदन
निवेदन करूंगा कि जब भी वो किसी निकाय में जाए तो आपके पास कितनी मशीनें, आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में डाटा होना चाहिए, कितने ट्रक आपके पास है, कितने ट्रैक्टर है, कितनी ट्राली है, कितने किस प्रकार की स्वीपिंग मशीन है, अन्य कितनी प्रकार की मशीनें हैं, उनका क्या क्या उपयोग हो रहा है, कल क्या उपयोग हुआ, आज क्या उपयोग होगा और आने वाले कल के लिए आपने उसकी क्या प्लानिंग की हुई है उसके उपयोग की। क्योंकि मानवीय क्षमता का की एक मर्यादा है भाई। आप 12 घंटा काम करोगे, 8 घंटा काम करोगे, 10 घंटा काम करोगे, आपका शरीर दिमाग में जाएगा, आपको फिर आराम करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मशीन का उपयोग बहुत आवश्यक है। अगर आपको अपनी क्षमता को 10 गुना, 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना और 1000 गुना करना है, आप इसमें कहीं कमी मत रखिए। मुझे कई जगह से ये भी रिपोर्ट मिली है कि डीजल जो है वो कागज पे खाली दिखाया जाता है कि हमारे ट्रैक्टर में और ट्रक में खर्चा हो गया, वास्तव में वो डीजल जो है खर्चा होता नहीं। मुझे तो यहाँ पे बताया गया है और मैं आपको इसको अलर्ट और वार्निंग देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आपके निकाय का डीजल जो है समाज के अन्य लोगों की गाड़ियों में जाता है। ये अगर गंभीर बात आपकी मशीन में उपयोग करने के बजाय, ट्रैक्टर में और ट्रक में लगने के बजाय, स्वीपिंग मशीन में लगने के बजाय वहां के किसी प्रभावशाली व्यक्ति की गाड़ी में अगर वो डीजल भरा जाता है, पेट्रोल भरा जाता है, तो उससे गंभीर गुना 1 साल के आपके प्रोटेक्शन के बाद ऐसा होता हुआ दिखेगा तो आपको कड़ी में कड़ी सजा आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहूंगा एक तो आप इन सब अपने जो स्रोत है, अपने आप के जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग होने से बचावें। आने वाले दिनों में और इस वर्ष में ही हमें ऐसे काम करने हैं कि अब उत्तर प्रदेश लोग आकर के अपने नगरों को, जैसा कि मैंने कहा कि आप कर सकते हो, G20 में, GIS में आपने करके दिखाया है, पूरी दुनिया अचंभित रह जाए इस तरह का आपने काम करके दिखाया है। ये काम रूटीन में, ये काम हमारा स्वभाव बने। सुंदरता जो है, स्वच्छता जो है मित्रों, सहज वही होता है, आसान वही होता है जो हमारा आपका स्वभाव बन जाता है। तो अगर हमारा स्वभाव बन गया स्वच्छ रहना, स्वच्छ देखना, हमारे अंतिम बात करके मैं पूरा करूंगा कि हमारे पुराणों में एक श्लोक है, भद्रम कर्णेषु शृणुयामदेवा। मतलब ये है कि हम अच्छी चीज देखें, अच्छी चीज सुने, अच्छा सोचें, ये हमारी परंपरा का भाग रहा है। तो इसलिए कहीं भी कोई नजर डाले उसको अच्छा दिखे, कहीं भी कोई नजर डाले सुंदर दिखे, भव्य दिखे, भद्र दिखे। इस प्रकार का काम करके हमें उत्तर प्रदेश की जनता के चरणों में एक स्वच्छ और सुंदर उत्तर प्रदेश उनके चरणों में रखना है मित्रों। 1 साल की मेहनत, उसमें मील का पत्थर हमारे कृषि से स्थापित हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी कई चीज हमें चलना है। मुझे आशा है कि आप सब वो चलने में बहुत तेजी से आप असरदार प्रभावी ढंग से आप उस यात्रा को भी पूरी करेंगे। मैं आपको फिर से इस नवरात्रि के शुभ पावन पर्व पे मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आपके परिवार के लिए भी, आपके व्यक्तिगत उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, और साथ ही में जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको यश मिले, आपको सफलता मिले, हमारा प्रदेश स्वच्छ और सुंदर बने। इस आशा के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।